सो नमस्कार बच्चों। हमारा आपका जो प्रॉमिस हुआ था कि हमें मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करना था। मॉडर्न हिस्ट्री का पहला लेक्चर स्टार्ट हो रहा था। तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग क्लास पे रहें ताकि इस क्लास को प्रॉपर आगे पढ़ाया जाए। मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगा लाइव क्लासेस लेने की। आप जल्दी जल्दी मेरा चैनल को मोनेटाइज कराने की कोशिश करें सभी बच्चे मिलकर। और मैं इसके बाद बहुत जल्दी ही ये करूँगा कि मैं इस लेक्चर को लाइव आकर पढ़ाने के प्रयास करूँगा। ठीक है। सबसे मॉडर्न एजुकेशन हमें पढ़नी है, यानी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है बेसिकली बच्चों। और तो अब कंक्लूजन शिक्षा या क्लासेस के नाम से ही हम लोग चलाएंगे चैनल अपना। समुद्री का अब होता क्या था, भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों। तो भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली प्रथम थे। सबसे बड़ी बात, भारत में जो यूरोपीय कंपनियाँ आई उनमें पुर्तगाली जो थे वो प्रथम थे। पोप अलेक्जेंडर जो था ने 1492 ईस्वी में एक आज्ञा पत्र के द्वारा पुर्तगाल को समुद्री व्यापार का एकाधिकार सौंप दिया था। उसने क्या किया था, पुर्तगाल को एक पूरा अधिकार दे दिया था कि वो व्यापार का एकाधिकार उसके पास रहे। अब होता क्या है कि सबसे पहले जो ये पुर्तगाली लोग या फिर यूरोपियन कंट्रीज जो भारत आई उनमें आने की कैसे क्या सीक्वेंस है। तो सबसे पहले आप बच्चों सभी लोग ध्यान दें, वास्को डिगामा का भारत आगमन। सबसे पहले वास्को डिगामा का भारत आगमन। इसके पश्चात पुर्तगाली यात्री किनके पास, जब ये पुर्तगाली प्रथम के जो थे ना पोप अलेक्जेंडर फोर्थ, इन्होंने जब पूरा ये उसको पुर्तगाल को ही समुद्री व्यापार का एकाधिकार सौंप दिया था, तो वास्को डिगामा का जो है वो भारत आगमन होता है उसके बाद। तो इसके पश्चात पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा ने 8 जुलाई 1487 को भारत की ओर अपनी खोज प्रारंभ कर दी। पहले बार्थोलोम्यू डियास द्वारा खोजे गए पुर्तगालियों का अनुसरण करते हुए मोजाम्बिक पहुंच गया। वो मोजाम्बिक में उसे एक भारतीय व्यापारी के साथ 17 मई 1498 को कालीकट पहुंचा। मोजाम्बिक से फिर वो कहाँ आया, एक भारतीय व्यापारी के साथ 17 मई 1498 को कालीकट पहुंचा। कालीकट में उस वक्त हिंदू राजा थे जमोरिन, जो कि पैतृक उपाधि है जमोरिन थे। इसने वास्को डिगामा का स्वागत किया और अपने राज्य में रहने व व्यापार करने की अनुमति भी दी। फिर वास्को डिगामा ने वहाँ से लाए हुए सामान यहाँ बेचे, जिससे उसको 60 गुना ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ। मतलब जो अपने यूरोप से वो पुर्तगाल से लेकर आया उसने वो यहाँ के बेचे और उसे कितना फ़ायदा हुआ, 60 गुना। ठीक है बच्चों। अब फारस की खाड़ी पर अधिकार, उन्होंने व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज पर 1515 में अधिकार कर लिया क्या पुर्तगालियों ने। फिर पुर्तगाली बस्तियों का गवर्नर 1500 ईस्वी में बेड्रो अल्बरे कबराल को पुर्तगाली बस्तियों का गवर्नर बनाया गया। फिर पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, तो 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली प्रदेशों का गवर्नर बनाया गया था। मतलब जो पुर्तगाली की बस्तियाँ जो भी एरिया थे उनका गवर्नर कौन था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है बच्चों। अगला है पुर्तगालियों की कोठी। तो अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के जो सुल्तान थे यूसुफ आदिल शाह से उनसे गोवा छीन लिया और उसे इसने अपनी राजधानी बनाया। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने द्वीप से लेकर बंगाल में और हुगली तक कोठियाँ अपनी बना ली। ठीक है बच्चों। फिर कोलंबो तथा मलक्का पर अधिकार। मलक्का की बात करोगे, कोलंबो मलक्का में भारत और श्रीलंका के बीच का एरिया है। तो पुर्तगालियों ने 1518 ईस्वी में कोलंबो तथा मलक्का पर भी अधिकार कर लिया, परंतु डचों के आने के बाद पुर्तगालियों की सत्ता सिर्फ गोवा तक सिमट गई। फिर डच आए तो उन्होंने इनसे युद्ध हुए तो उन्हें ये जगह छोड़नी पड़ गई। डचों का शासन 1961 तक रहा है, ये बात ध्यान रखना यहाँ पे। अब है पुर्तगालियों की भारत को देन। जो पुर्तगाली थे वो भारत में आए तो उन्होंने भारत में नई चीज़ें। अब एक बात बताओ, अगर कोई भी इंसान एक देश से दूसरे देश जाएगा और इस तरह जाएगा कि बिजनेस करेगा, वहाँ रुकेगा, वहाँ की पॉलिटिक्स में उसका हस्तक्षेप होगा, तो बच्चों एक बात तो ध्यान रखो, वो खाना पीना, संस्कृति, रीति रिवाज, रहन सहन, ये सारी चीज़ें वो दूसरी कंट्री में जाके अपनी तरह जब करेगा तो लोग अडॉप्ट भी करते हैं अगर अच्छी हो। ठीक है, इस तरह। तो पुर्तगालियों की भारत को देन बेसिकली क्या थी, स्थापत्य कला जो थी वो पुर्तगालियों के समय में बहुत ज़्यादा प्रचलन में आई थी। ठीक है। और
पुर्तगाली ही थे जिन्होंने गोवा में 1556 ईस्वी में भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस भी बनाई थी, पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी की। तंबाकू, आलू की खेती और जहाज निर्माण, ये सब पुर्तगालियों की देन है, ये सब पुर्तगालियों की ही देन है। अगला आप लोग बच्चों देखें, वास्को डी गामा के नाम पर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में पुल बनाया गया था, जो यूरोप का सबसे लंबा पुल है, जिसकी लंबाई कितनी है? 17.2 किलोमीटर। इस पुल का निर्माण कार्य 1995 में शुरू हुआ और 1998 में आवागमन के लिए खोल दिया गया। इसे ठीक उसी समय खोला गया था जिस समय वास्को डी गामा के समुद्र मार्ग से भारत की खोज के 500 साल मनाई जा रही थी। अब आते हैं डच। तो पहले कौन आए बच्चों? पुर्तगाली आए। पुर्तगाली में अगर बात करोगे तो एक बात जो याद रखने योग्य है वो ये है कि हर जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई उसने कुछ ना कुछ देन भारत में दी होगी, ठीक है बच्चों, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। अब अगले हैं डच, या इन्हीं को कहा जाता है, हॉलैंड के लोगों को डच कहा जाता है। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आना हुआ। तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602 में। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। याद रखना बच्चों, डेटें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डेट्स आपको याद होनी चाहिए। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। डचों की प्रथम फैक्ट्री, डचों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री थी वो 1605 ईस्वी में मूसलीपट्टनम, कई बुकों में आपको मसूलीपट्टनम भी लिखा दिखेगा, स्थापित की। बाद में इनकी फैक्ट्रियां सूरत, काशिम बाजार, बड़ा नगर, पटना, बालपट्टनम, कोचीन आदि में भी इन लोगों ने बनाई। इनके आगमन से भारत में अब एक बताओ, एक पहले से ईस्ट इंडिया कंपनी अवेलेबल थी किनकी? पुर्तगालियों की। फिर ये भी आ गए भारत में व्यापार करने, तो जो पुर्तगालियों का एकाधिकार था वो समाप्त होने लगा, ठीक है बच्चों। अगला है डच जो थे, डचों द्वारा निर्यात क्या होता था? तो देखो, ये मसाले, वस्त्र, नील, सोरा, सिल्क आदि सभी का निर्यात करते थे। जहांगीर का फरमान, डचों ने पश्चिमी तट पर व्यापार करने के लिए मुगल बादशाह से फरमान जारी करवाया था, और वो मुगल बादशाह में कौन था? जहांगीर। राहदारी से मुक्ति, 1642 ईस्वी में शाहजहां ने पीपली से आगरा तक राहदारी से भी मुक्त कर दिया। अब है डचों के व्यापार का अंत। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में डचों के व्यापारिक कार्यकलापों का अंत होना शुरू हो गया। अंततः 1759 में वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पराजित होने पर, यानी अंग्रेज जो ब्रिटिश हैं उनसे इनका युद्ध हुआ 1759 में, वेदरा का युद्ध, वहाँ पर ये पूर्णतया पराजित हुआ और यहाँ से इनका जो गतिविधियाँ थी व्यापारिक वो पूर्णतया समाप्त हो गई। डचों के पतन का कारण क्या था? डचों के पतन का मुख्य कारण था मसालों के द्वीप पर बहुत अधिक ध्यान दिया, जो कि कहाँ है? इंडोनेशिया वाले एरिया में, इस चक्कर में पतन हुआ। अब अंग्रेज़ों की तुलना में डचों की जो नौशक्ति थी वो भी काफ़ी अंग्रेज़ों की तुलना में कम थी। फिर अत्यधिक केंद्रीकरण की नीति, इनकी सत्ता काफ़ी केंद्रीकृत थी। डचों की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति भी थी। डचों ने भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के साथ गंभीर प्रतियोगिता भी की। अब आता है अंग्रेजों का भारत आगमन। 1578 ईस्वी में सर फ्रांसिस ड्रेक नामक एक अंग्रेज नाविक ने, जो कि समुद्र मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने निकला था, इसने लिस्बन, जो कि पुर्तगाल की राजधानी थी, वहाँ जाने वाले पुर्तगाली जहाज को लूटा। इस लूट से उसे कुछ नक्शे मिले और भारत की समृद्धि आसान तरीके की ओर जाने वाला मार्ग भी मिला इसे। महारानी एलिजाबेथ द्वारा कंपनी को एक चार्टर, 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा कंपनी को एक चार्टर दिया गया, यानी आदेश दिया गया, जिसमें कंपनी को पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान दिया। मतलब वहाँ पर पूर्वी एरिया में, पूर्वी महाद्वीप की बात करेंगे तो एशिया और चाइना ये वाले एरिया में, इसलिए केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल तक एक तरफा व्यापार करने की परमिशन दी। फिर हॉकिंस का भारत आगमन होता। महारानी एलिजाबेथ इन कंपनियों के हिस्सेदारों में से एक थी। इसके पश्चात व्यापारिक रियासतें प्राप्त करने के लिए हेक्टर नामक जहाज पर कप्तान हॉकिंस 1608 में सूरत आया। अब जहांगीर के दरबार में पहले हॉकिंस गया, तो हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार में जाकर फारसी भाषा में बात की। जहांगीर इस चीज़ से बहुत प्रभावित हुआ।
उसे इंग्लिश खां की उपाधि भी दी और 400 का मनसब भी दिया, यानी रैंक दिया। ब्रिटिश कंपनी की पहली फैक्ट्री सन 1611 में मसूलीपट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई। फिर सूरत में स्थायी रूप से इन्होंने अपनी कोठियाँ बनाई। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने एक आज्ञा पत्र द्वारा अंग्रेजों को सूरत में स्थायी रूप से कोठी स्थापित करने की परमिशन भी दे दी। फिर सर टॉमस रो का जहांगीर के दरबार में आगमन होता है। 1615 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। 3 साल तक यहीं रहा। इसका उद्देश्य व्यापारिक संधि करना था। इसने साम्राज्य के सभी भागों में व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करने की अनुमति भी प्राप्त कर ली। अब अगला है मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र। 1717 में जॉन सुमेरन का शिष्य मंडल मुगल सम्राट फर्रुखशियार के दरबार में पहुंचा। इस शिष्टमंडल का एक सदस्य विलियम हैमिल्टन, जो कि चिकित्सक था, उसने फर्रुखशियार की कोई बहुत ही गंभीर बीमारी थी जिसे ठीक कर दिया। इससे फर्रुखशियार ने प्रसन्न होकर 1717 ईस्वी में कंपनी के नाम एक फरमान जारी किया, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा में उसने क्या फरमान फर्रुखशियार ने डाले? 1717 के फरमान में अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी जाए। दूसरा, उन्हें किराए पर कलकत्ता के आसपास की जमीन लेने की अनुमति दे दी गई। तीसरा, हैदराबाद के पूरे सूबे में उन्हें जो पहले से चुंगी की छूट मिली थी वह कायम रहे। चौथा, 10,000 रुपये वार्षिक कर के बदले उन्हें चुंगी देने से छूट मिलेगी। पाँचवा, बम्बई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण राज्य में चलाने की परमिशन भी दे दी। अगला, अंग्रेजों की फैक्ट्रियाँ। 1623 ईस्वी में कंपनी ने सूरत, अहमदाबाद, आगरा, कन्नौज और बड़ौदा में फैक्ट्री स्थापित कर ली। ये सभी फैक्ट्रियाँ सूरत की कोठी के प्रेसिडेंट और काउंसिल के नेतृत्व में रख दी गई। भड़ौच और बड़ौदा में फैक्ट्री स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? भड़ौच और बड़ौदा में अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित करने का उद्देश्य पूरे इलाके में बने कपड़ों को सीधे खरीद लेना था, और आगरा में कोठी स्थापित करने का उद्देश्य शाही दरबार के अफसरों को कपड़ा बेचना और नील खरीदना था। सबसे अच्छी किस्म की नील का बयान है यहाँ पे। तो पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर आए डेनिश का भारत आगमन होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद 1616 ईस्वी में डेनिश कंपनी का भारत आगमन हुआ। डेनिश ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई? तंजौर के त्रावणकोर में 1620 में। फिर बाद में इन्होंने अपनी अन्य फैक्ट्रियाँ बंगाल के श्रीरामपुर या सीरापुर में 1676 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित हुई। सीरापुर डेनिश कंपनी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र भी रहा है। डेनिश की असफलता का कारण क्या था? डेनिश असफल क्यों हुए? डेनिश भारत में अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं कर पाए। यहाँ तथा इन्होंने अपनी जितनी बस्तियाँ थीं वो अंग्रेजों को बेच दी 1845 ईस्वी में। इन्होंने व्यापार की तुलना में ये धार्मिक प्रचार संबंधी कार्य में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, इसलिए असफल हुए। ये व्यापार की जगह अपना धर्म फैलाने में लग गए। फिर अगले हैं फ्रांसीसियों का भारत आगमन। बच्चों याद है ना? पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, फिर डेनिश एंड फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों का भारत आगमन। भारत में व्यापारिक यूरोपीय कंपनियों में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन सबसे अंत में हुआ है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट द्वारा की गई थी। इन्होंने अपनी पहली कंपनी कहाँ रखी? इन्होंने अपनी पहली कंपनी सूरत में फ्रैंको कैरो के द्वारा स्थापित की गई। बाद में मरकरा ने गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति लेकर मूसलीपट्टनम में 1669 में दूसरी फैक्ट्री बनी। पहली फैक्ट्री 1668 में बनी। कंपनियों का मुख्यालय। भारत में फ्रेंच कंपनियों का मुख्यालय पौंडीचेरी था, जहां फ्रांसीसी ने 1673 से 74 में फैक्ट्री स्थापित की। बंगाल क्षेत्र में इनके प्रमुख फैक्ट्री चंदनगर में थी, जिसे 1690-91 में स्थापित किया गया था। फिर फ्रेंच और अब तो इतने व्यापारिक शक्तियाँ आएंगी भारत में, अब एक ही मार्केट का यूज़ करना है तो आपस में टकराव बढ़ेंगे। तो फ्रेंच व अंग्रेजों के बीच संघर्ष हुआ। फ्रेंच कंपनी के आने से पहले अंग्रेज भारत में आ चुके थे, इसलिए दोनों कंपनियों में अपने प्रभुत्व को लेकर संघर्ष आरंभ हो गया था। ठीक है बच्चों। अगला है मॉरिशस पर अधिकार।
1721 में फ्रांसीसियों ने जो था मॉरिशस पर अधिकार कर लिया। 1725 में मालाबार तट पर स्थित माही पर भी इन्होंने अधिकार किया। फिर तंजौर के नवाब ने कोरोमंडल तट पर स्थित कलिकट फ्रांसीसी को 1657 में उपहार स्वरूप दे दिया। अब हुआ क्या, फ्रांसीसी गवर्नर जो थे 1742 में डुप्ले बनकर आया था, गवर्नर बनकर, उसकी महत्वाकांक्षाएं और बढ़ गई। डुप्ले क्या करना चाहता था, भारत में अपना राज्य स्थापित करना चाह रहा था, और परिणाम स्वरूप इसके जब ऐसा करेगा तो अंग्रेज पहले ऐसा नहीं हो, केवल व्यापार करना चाह रहे थे, तो फिर फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष चालू हो गया। अब कर्नाटक एरिया में आंग्ल और फ्रांसीसी संघर्ष चालू हुआ। इन दोनों कंपनियों के बीच दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में कुल 3 संघर्ष हुए, जैसे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष या आंग्ल ब्रिटिश वॉर कहा जाता है। फ्रांसीसियों का अंत क्या था? इन 3 संघर्षों में प्रथम तथा अंतिम युद्ध का कारण अंतर्राष्ट्रीय रहा। इस तरह वाडी वॉर्स के निर्णायक परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों का वर्चस्व भारत से समाप्त हो गया और इंग्लिश कंपनी भारत में चुनौती देने वाला कोई और नहीं बचा। नहीं, कोई चुनौती देने वाले केवल फ्रांसीसी थे। इस चक्कर में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में टकराव 3 बार हुआ। फिर वाडी वार में जो लास्ट युद्ध हुआ उसमें फ्रांसीसियों को अपनी यहाँ से वर्चस्व को खत्म करना पड़ा और जाना पड़ा। कर्नाटक वॉर के नाम से हैं, कर्नाटक फर्स्ट, कर्नाटक सेकंड, कर्नाटक थर्ड। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो प्रारंभ था वो कब होता है? तो फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच में बच्चों 3 युद्ध लड़े गए हैं, ये बात आप याद रखना, और कर्नाटक युद्ध के नाम से, कार्नेटिक वॉर के नाम से फेमस है। तो फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच में बच्चों कितने युद्ध लड़े गए? 3 युद्ध लड़े गए हैं, जिन्हें कर्नाटक युद्ध या कार्नेटिक वॉर के नाम से जाना जाता है। जो पहला कर्नाटक वॉर था वो 1746 से 1748 यानी 2 साल तक चला। ये ऑस्ट्रेलिया के अधिकार युद्ध जो कि 1740 में प्रारंभ हुआ था उसी का विस्तार था। अंग्रेजों एक्चुअली हुआ क्या, युद्ध होने के चांसेस तब से बढ़े जब से जो ये फ्रेंच गवर्नर जनरल डुप्ले जो था, जब वो एक गवर्नर बन के आया तो उसके वो अधिक महत्वाकांक्षी था। इस चक्कर में इनके बीच में टकराव बढ़ गया। डुप्ले जो था उसने 1741 में पौंडीचेरी का गवर्नर बन के आया था। 1742 में उन्होंने भारतीय सेना का गठन भी कर लिया। और डुप्ले जो था वो कौन था? फ्रेंच गवर्नर। अंग्रेजों की सेना का गठन, अंग्रेजों ने क्या किया? अब एक अगर अपनी सेना बनाएगा तो दूसरा भी बनाएगा। अंग्रेजों की सेना का गठन होता है। अंग्रेजों ने 1746 में अपनी सेना का गठन किया। 1746 में एक सेनापति बार्नेट ने फ्रांसीसियों के कुछ जहाज पकड़ लिए। अब है मद्रास और फ्रेंचों का अधिकार। जो मद्रास वाला एरिया है वहाँ पर फ्रेंच लोगों का अधिकार था। डुप्ले के आमंत्रण पर 3000 सैनिकों को लेके मॉरिशस के फ्रेंच गवर्नर लाबुंडो ने मद्रास को घेर लिया, परंतु उसने कुछ राशि देकर मद्रास नगर अंग्रेजों को लौटा दिया। लेकिन जो डुप्ले था वो डुप्ले ने इसकी मान्यता नहीं ली और मद्रास को अपने अधिकार में ले लिया, परंतु पौंडीचेरी से 18 मील दूर सेंट डेविड पर वह अधिकार नहीं कर सका। अब अलबरुद्दीन का आदेश, दोनों कंपनियों के आपसी टकराव से भंग हो रही शांति को कायम रखने के लिए उस समय कर्नाटक के नवाब थे अलबरुद्दीन। उन्होंने क्या किया? कर्नाटक के नवाब अलबरुद्दीन ने उन्हें दोनों कंपनियों को युद्ध बंद करने का आदेश दिया। अब होता क्या, डुप्ले की मद्रास विजय होती है। डुप्ले ने मद्रास जीतकर अलबरुद्दीन को सौंपने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन बाद में ऐसा नहीं किए जाने पर अंडियार नदी के किनारे सेंट टॉमे नामक स्थान पर नवाब की सेना महफूज खां के नेतृत्व में तथा फ्रेंच सेना कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में पहुंची तथा उनके बीच युद्ध हो गया। इस युद्ध में अंग्रेजों ने नवाब की हेल्प कर दी। जब फ्रेंच सेना और जो उस समय फ्रेंच सेना और वहाँ के जो क्या बोलते हैं अंडियार नदी के किनारे जो था वहाँ पर नवाब की सेना महफूज खां ने लीड की और फ्रेंच जो सेना थी उसको कैप्टन पैराडाइज ने लीड किया। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और सबसे ज़्यादा इस युद्ध में नवाब की सेना की हेल्प किसने कर दी? अंग्रेजों ने। अब फ्रांसीसियों की लगभग 1000 संख्या वाली छोटी सेना ने 10,000 संख्या वाली नवाब की सेना को परास्त कर दिया। अब इसके बाद एक संधि हुई, एक्सला सापेल की संधि 1748 में। इसके द्वारा क्या हुआ कि यूरोप में फ्रांस व ब्रिटेन के बीच युद्ध समाप्त हो गया। इसके साथ ही भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। जब वहाँ से युद्ध समाप्त तो उसी का एक्सपेंशन यहाँ था तो यहाँ भी समाप्त हो गया। अब क्या होता है कि जो फर्स्ट कर्नाटक वॉर हुआ था 1746 से 1748 ईस्वी तक, उसका कारण क्या था?
यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के रूप में जाना जाता है। 1740 में आरंभ हुआ था और उसका विस्तार ही भारत में होकर यह युद्ध हो गया। डुप्ले 1741 में पांडिचेरी का गवर्नर बन गया। बैरस में उसने अपनी सेना बना दी। अंग्रेजों ने भी फिर अपनी सेना 1746 में बना दी, 4 साल बाद। अब 1746 में एक अंग्रेजी सेनापति बार्नेट ने फ्रांसीसियों के कुछ जहाज पकड़े थे। इसमें क्या किया, डुप्ले ने मॉरिशस के जो गवर्नर थे, फ्रेंच गवर्नर, उनकी हेल्प से 3000 सैनिकों की सहायता से मिलकर और मद्रास को घेर लिया और फिर बाद में उसने कुछ पैसे लेकर मद्रास अंग्रेज़ों को वापस लौटा दिया। लेकिन जो डुप्ले था उसने इसकी मान्यता नहीं दी और मद्रास पे अपने अधिकार वापस कर लिया। अब इसने डुप्ले ने जब मद्रास पर अधिकार कर लिया तो इसने सोचा कि यह मैं नवाब को वापस कर दूंगा, लेकिन इसने नवाब को ऐसा नहीं किया। और हुआ क्या, नवाब को नहीं किया तो नवाब की सेना और फ्रेंच सेना के बीच में युद्ध हुआ। इसमें फ्रेंच की सेना जीत गई। ठीक है बच्चों, ठीक लगभग एक है। तो ये एक्स ला सॉपल की संधि आपको याद रखनी बच्चों। तो यहीं से होता है कर्नाटिक फर्स्ट वॉर। ठीक है, अब बच्चों अपन थोड़ा सा डिटेल में और देखेंगे कर्नाटिक फर्स्ट वॉर, इनके कारण क्या थे। जैसे बच्चों आप ये चीज़ बहुत ध्यान रखिए, तो युद्ध जब होते हैं बच्चों, चाहे कर्नाटिक वॉर हो या कोई भी हो, युद्ध होंगे तो एक बात तो आप मान ही लो कि ऐसा तो है नहीं कि अगर देखा जाए तो वॉर होने के या बंद होने के चांसेस कुछ अलग अलग थे। तो ये युद्ध हुए, युद्धों के कॉन्सिक्वेंसेस के साथ ही फिर सेकेंड युद्ध आदमी लड़ता है कि जो प्रभाव होंगे वो गलती फिर वो दोबारा नहीं करेंगे। तो अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो इसके आगे हम करेंगे। और बच्चों कोई कमी आ रही हो, कोई भी एनर्जी में दिक्कत है या कुछ भी है, या आप मेरे से मुझे सजेस्ट कर सकते हो और मैं इस पर ज़रूर अमल करूँगा, काम करूँगा और हम इस पर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। और वो नेक्स्ट लेक्चर मैं आज ही अपलोड कराऊंगा, आपको आज ही प्रदान करूंगा। और वो लेक्चर होगा कर्नाटिक फर्स्ट वॉर से स्टार्ट करेंगे और कर्नाटिक तीनों वार हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जो इंपॉर्टेंट उसमें हो सकता है वो सारी चीज़ें। ठीक है, तब तक के लिए आप इस लेक्चर को एंजॉय करें और किसी को कोई समस्या होती है तो ज़रूर बताएं। सो थैंक यू सो मच। एंड आज का कोट है, व्हाट डिफाइन अस इज़ हाउ वेल वी राइज आफ्टर फॉलिंग। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए और आपकी जो भी कमियां होंगी, डाउट होंगे, वो हम पूरे करते रहेंगे। और प्लीज़ अगर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं उसको कंसीडर करूँगा। और आप लगातार क्लास करते रहिए, आप अपन मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कंप्लीट करेंगे, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आवश्यक है आपके लिए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय बाय। और आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। और ठंडियों का मौसम आ रहा, मच्छर बहुत होंगे, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें और डेंगू से भी बचें। ठीक है, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और खूब पढ़िए। और जब अगर आप अच्छा हार्ड वर्क दोगे, डेफिनेटली उतनी ही शानदार आपकी विजय होगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। सभी लोग अपना ख्याल रखना।